अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। इससे पहले हम चैप्टर 4 कवर कर चुके हैं 1 2 3 4। नाउ ग्रेविटेशन, व्हाट अबाउट ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हमने क्या पढ़ना है। ग्रेविटेशन में सबसे पहले जो हमने चीज डिस्कस करनी है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ सेकंड इसका इफेक्ट क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। It depends on many factors. वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि how many factors it depends, but it varies from one point to another point. So it depends on multiple factors. So lecture start करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 5 हमारा फोकस ये होगा कि हमें ग्रेविटी को डिटेल से डिस्कस करना है एंड द मेजर थिंग इज टू डिराइव द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। देन ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल मेरे पास फील्ड है, उन सबको डिस्कस करना है। सो स्टार्ट द लेक्चर। सो फर्स्ट वी हैव टू नो दैट ग्रेविटी पे जितना काम किया है मैक्सिमम वर्क इज फ्रॉम आइजैक न्यूटन। सब मैक्सिमम वर्क इज फ्रॉम आइजैक न्यूटन। न्यूटन वो थ्योरी तो आपने सुनी होगी कि वंस अपॉन अ टाइम वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और एक एप्पल जो है उसके सर पे आके जब लगता है तो ही थॉट दैट व्हाई दिस एप्पल कम डाउनवर्ड, क्यों आया नीचे। सो इस थ्योरी के बाद उसने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज जी, जिसका हम लिखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिराइव किया कि दिस इज द फोर्स दैट पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस अजम्पशन के थ्रू न्यूटन ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है कि एवरी ऑब्जेक्ट falls on earth and force है which keeps the moon in its orbit। हर चीज जो है वो नीचे गिर रही है। फॉर एग्जाम्पल वी वॉक, तो हमारा जो कर्वेचर पॉइंट या मिड पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, वो अर्थ है। वो अर्थ क्यों है, इट्स ड्यू टू ग्रेविटेशन जी। एक सन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अर्थ, तो जो रिवॉल्विंग के लिए जो उसे एनर्जी चाहिए वो जो ग्रेविटेशन है, उस ग्रेविटेशन को क्या कहते हैं, बेसिकली इट्स ऑल ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, बट इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू। अर्थ पे जी की वैल्यू डिफरेंट है और अब जब मून पे जाएंगे तो जी की वैल्यू डिफरेंट है। सो इस पूरी अजम्पशन को, इस फोर्स को न्यूटन ने कहा दिस फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सो अगेन इस assumption के every object falls on earth and a force which keeps the moon in its orbit, कि हर चीज अपने एक ऑर्बिट में घूम रही है, हर चीज अपने एक सिस्टम के थ्रू। इवन हम मैन वॉक, एक इंसान जब चलता है तो वो चलने के लिए उसको स्टेप उठाने के लिए उसे एक एनर्जी और एक फोर्स की जरूरत है। दैट फोर्स जो मेरे पास आ रही है इट इज एक्शन और रिएक्शन। एक्शन भी हो सकती है, रिएक्शन भी हो सकती है। उसने स्टार्टिंग में से कहा कि देयर अ फोर्स कि जिसकी वजह से इंसान चलता है, कोई चीज नीचे गिरती है, कोई चीज अपने ऑर्बिट में घूम रही है, और इस फोर्स को उसने नाम दिया द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ इट कम्स द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके अंदर कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, हर चीज यूनिवर्स में अट्रैक्ट ईच अदर। हर चीज यूनिवर्स में क्या कर रही है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses, that is this one। कि अगर हम डिस्कस करते हैं कि एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास है, बट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस सिस्टम का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मास है, दैट मास इज m1 and another mass that is m2। अब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दिस अट्रैक्शन ये क्या होगी, पॉजिटिव फोर्स, दैट इज एक्शन। और जो दूसरा कर रहा होगा दैट इज रिएक्शन, तो रिएक्शन इज नेगेटिव फोर्स। और एक डिस्टेंस है दैट इज फ्रॉम मिड टू मिड, दिस इज नोन एज डिस्टेंस। सो न्यूटन ने क्या कहा कि जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज। प्रोडक्ट ऑफ मैसेज क्या है, दैट इज m1 into m2, m1 into m2। This is my equation 1. Now it's inversely proportional to the square of distance between them. So what is the distance? Distance is d,
So it's inversely proportional. That is, force is inversely proportional to the square of distance between them. इस स्टेटमेंट का ये मतलब हुआ. अगेन न्यूटन की जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो कहता है कि एवरी बॉडी in the universe attracts each other with a force which is directly proportional to the product of the masses, this is m1, and inversely proportional to the square of distance between them. अब क्या करना, कंबाइनिंग 1 and 2, अगर 1 and 2 को कंबाइन करता हूँ क्या हो जाएगा, फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर. नाउ हमने क्या करना है, इस प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने के लिए एक हमारे पास इक्वल्स टू का साइन आता है और इक्वल्स टू के साथ एक कांस्टेंट आता है. सो इट्स इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू कांस्टेंट m1 m2 divided by d square. So this constant, इस constant की जगह क्या, अब इस constant की जगह उसने रिप्लेस किया, that is g. इसने कहा एक constant है, इस constant is g. So f is equals to g m1 m2 divided by d square. Now this is the force of gravitation. ये हमारे पास क्या है, this is derivation, this is the whole derivation of force of gravitation. अगर आपके पास पेपर में आ जाता है तो first define the what is force of या law of gravitation. After defining हमने डायग्राम बना दी. Now डायग्राम में हमें explain करना है, we have two masses m1 and m2 and a force f and f negative. One is action, other is reaction, and a distance, that is d. So force is directly proportional to m1 m2 and inversely proportional to 1 over d square. So the expression becomes f is equal to g m1 m2 over d square. What is this g? This g is known as universal constant of gravitation. Universal constant of gravitation. So after doing this, यहाँ पे हमारी g की वैल्यू इस पॉइंट तक हम जो है डिराइव कर चुके, दैट इज इट्स नोन एज, इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर. ओके, तो SI यूनिट, SI जो इसकी वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगी, g इक्वल्स टू 6.673 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर into kg inverse. So another point, उसकी इस सिस्टम की यूनिट डेरिवेशन, so g की यूनिट डेरिवेशन हमारे पास आ जाती है, हाउ टू डिराइव द g. तो डेरिवेशन के लिए दिस इज द प्रोसेस एक्सप्लेन. हमें पता है f इज इक्वल्स टू g m1 m2 over d square. So अगर g फाइंड करना है तो g इक्वल्स टू, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, f d स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2. So g equals to force is Newton, distance is meter, and the square distance meter square divided by kg square, because mass to mass है मेरे पास. So it's equal, g equals to Newton meter square kilogram per meter square. So this is the derivation. The derivation बहुत important है with respect to papers, board papers. Now अब हमारे पास हम कुछ g की है कि due to small value of g, the gravitational force of attraction between the object around us is very small, and we
डू नॉट फील इट। अब हमारे पास जी की जो वैल्यू है, जो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज दिस वन। जी की वैल्यू क्या है? 6.673 into 10⁻⁻11। अब ये इतनी थोड़ी है कि इसका ना होना या ना होना बराबर है। सो इट्स वैल्यू इज वेरी वेरी लो। तो इसकी वैल्यू लो होने की वजह से हम इसे फील नहीं कर सकते फिजिकली। सिंस द मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज, it attracts merely objects with a significant force. So mass of earth large है with respect to our system. For example, अगर मैं अपने आप को लेता हूँ और अर्थ को लेता हूँ, so earth is a massive body with respect to me, and earth with respect to me, and when I comparing both values, so जो mass of attraction होगी of earth is very large. So the weight, जो weight मेरे पास होगा, the weight of object is due to result of gravitational force. It's only due to the gravitational force. For example, मेरा कोई भी एक सिस्टम है जो इसका weight है, weight is due to a force, और वो force क्या कहलाती है? That is W equals to mass and the value of G. So mass, for example, I have 10 kg, or the value of G is 9.8. By multiplying this, we can find the weight or force of a system. Now, the second thing is law of gravitation and the Newton's third law. अब Newton's third law क्या कहता है? अब हमने देखा था कि we have mass 1 and mass 2. Mass 1 attracts the body towards itself, while mass 2 repel the body, that is minus है. So in this case, क्या है मेरे पास? Action and reaction. There is action, and और इस पॉइंट पे क्या है? रिएक्शन है. रिएक्शन, एक्शन क्या है इस पे? बिकॉज दैट इज पॉजिटिव फोर्स, so it's action, or it's negative force, it's reaction. So the action and reaction of the due to force of gravitation are equal. These forces are equal in magnitude but opposite in direction. So this relates with the law of gravitation and Newton's third law के जो action है is always similar in magnitude to the reaction but opposite in direction. So the value must be same. The only difference is the negative sign. Now gravitational field. What is gravitational field? How to see what is gravitational pull and all these things. So for example, if I am taking, हमें पता है कि in case मेरे पास अब आ गया अर्थ, because I am gravitational field की देख रहे हैं with respect to earth, ये मेरा अर्थ है सिस्टम, and second is smaller body B. तो इसका जो मेरे पास mass है m1 है, and इसका mass होगा m2, and there's a distance, it's known as radius. Okay, और इस radius को, that is r. Now what is m1? m1 is the mass of earth. So mass of earth को लिखते हैं m, बड़े m से, और छोटा e, that is mass of earth. और there is a negligible mass with respect to mass of earth, so it's represented with a smaller mass, that is m. So हमें पता है F is equals to G m1 m2 over d square. In this case मेरे पास क्या है? F equals to G, what is m1? That is mass of earth, me. What is m2? Smaller mass, m. And what is the, in case अगर मैं देख लेता हूँ radius, that is r, तो हो जाएगा r square. So this is the m is equal to mass of earth, m is equal to m is small mass equals to mass of body, m is equal to mass of earth, r is the distance of body from center of earth, then larger r is the radius of earth. So अगर मैं उन सिस्टम को देखता हूँ जो मेरी अट्रैक्शन है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, फॉर एग्जांपल दिस इज माय अर्थ कोर, ओके, दिस इज माय सरफेस. अगर मेरा सिस्टम दैट इज इट्स मिड पॉइंट इज दिस वन, अगर मेरी इस सरफेस पे लग रही है फोर्स,
the pointing force must be this point at the center. अगर मेरा इधर लग रही है, the pointing force must be equal to center. ओके जो मेरा सेंटर है, जो फील्ड लाइन है टुवर्ड्स द सेंटर, फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर होगी. फॉर एग्जांपल मेरी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे लग रही है, लेकिन उसकी जो फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस मस्ट बी connected at the center of the system or center of the earth. So gravitational force is a non-contact force, क्योंकि हम इसे हाथ नहीं लगा सकते, ना हम इसे फील कर सकते हैं, but gravitational force exists. For example, the velocity of a body thrown up goes on decreasing, while on return its velocity goes on increasing. This is due to the gravitational pull of the earth. For example, ये मेरा सरफेस है और मैं बॉल थ्रो करता हूँ, यहाँ तक जाती है इधर तक, और इधर स्पीड मैक्सिमम है, एट द पॉइंट यहाँ पे आके स्पीड मिनिमम हो जाती है. नाउ एक टाइम आएगा जहाँ पे रुक जाएगी, वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 इस पॉइंट पे. तो इसके बाद क्या करेगी, बैक विद अ लार्जर मोर स्पीड. So this increase in the speed is known as gravitational pull of Earth acting on a body. Is the constant but may vary. This field is known as, इस सिस्टम को कहते हैं that कि मेरा जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है, वो towards the earth वापस आ रहा है, इसे हम कहेंगे field forces. This force is known as field force. It is assumed that the gravitational force exists and exists all around the earth. This is the जो gravitational force exist कर रही है, ये all around the earth exist कर रही है. It's but the major point that is the field line जो उसकी है must be coincide at the center. This field is directed towards the center. ये जो field line है directed towards the center. हमेशा याद रखिएगा कि अगर मेरा सिस्टम है उसमें जिधर भी फोर्स लग रही है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे लग रही है, इस पॉइंट पे लग रही है, या नीचे से लग रही है, बट दी जो फील्ड लाइंस है इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. नाउ द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स वीकर एंड वीकर एज वी गो further and more further. So as we move away from the earth, the gravitational field becomes weaker and weaker. In gravitational field of the earth, the gravitation force per unit area. For example, if I am taking a system, in case अगर मैं लेता हूँ एक सिस्टम ले रहा हूँ that has कि gravitational field strength को डिफाइन करने के लिए, so there is a mass और इससे मेरी कोई gravitational force G dot F gravitational force act कर रही है. This system that is gravitational force per mass acting on a mass is known as gravitational field strength. So what is the value? What is gravitational force kN, and it's kg. So its value is basically 10. Its value is 10. जो हमारे पास g की value है, that is g value equals to 10 meter per second square. So gravitational field की जो value है वो भी मेरे पास equals to g, which equals to 10 Newton per kg. So gravitational field strength क्या है? जो gravitational
फोर्स एक्ट कर रही है मेरे मैस के ऊपर, दैट इज द ग्रेविटेशनल field of Earth. In gravitational field of Earth, the gravitational force per unit mass is known as the gravitational field strength. So its value is 10 Newton per kg. At any point of a place, its value is equal to the value of G. Its value जो हमें बता दिया कि is equal to the value of G. So this is the end of the that part. Now how to find the mass of the Earth? Mass of Earth find कितना करते हैं? So if I am taking a system, हम consider a body of mass. ये मेरे पास अर्थ है अगर, और इस पे इसकी सरफेस पे एक मैस पड़ा हुआ, दैट इज सरफेस पे एक मैस, बॉडी ऑफ मैस m पड़ा हुआ है. इट्स और इस मैस ये अर्थ है, दैट इज इसमें मैं कह रहा हूँ me, और ये मेरे पास अर्थ है, दैट इज ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस है पूरी, एंड दिस इज द radius or this mass having some weight acting downward, that is just simple. एक मेरे पास अर्थ है और अर्थ की सरफेस पे एक मैस पड़ा हुआ है which exerts a weight that is directed towards its center and a radius जो मेरे पास center to center distance है. So according to law of gravitation, मेरे पास law of gravitation क्या है? F equals to G M me over r square. Now अब हमने क्या करना है? हमें पता है कि what about this force? एक फोर्स तो मेरे पास gravitation है. The second force is the weight force. जो मेरा जो this small body exerts on the surface of Earth. So W is equals F is equals W equals to mg. So these are the two values. By comparing up its value, that is equation 1, and this is equation 2. I am comparing both values. So it's equals to G M. Sorry, there is the mass of Earth me, and there is only m. So me m over r square equals to m into g. So ये हमने क्या किया? कंपेयर कर दिया इक्वेशन 1 और 2 को, बिकॉज द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सो राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल, तो ये इक्वल हो जाएगी. नाउ इसमें क्या करेंगे? m and m कैंसिल ईच अदर, सो इट्स इक्वल्स टू g me over r square, that is r square equals to g. So how to find? me equals to g r square divided by g. So what is the value of, अब इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करनी, what is the value of g? g की वैल्यू मेरे पास g equals to absolute value अगर मेरे पास 9.8 है, but I am using 10. What is the value of r? Radius of earth की वैल्यू मेरे पास है, that is given, that is 6.4. ये आपको याद करनी पड़ेगी, 6.4 into 10 की पावर 6 मीटर. What is the value of g? g की वैल्यू हमने फाइंड कर ली पहले, जो कांस्टेंट है 6.673 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg inverse, kg per meter square. So putting the value, हम उसके बाद क्या करेंगे? I am erasing some space available. अब उसके बाद मैं कर रहा हूँ putting the value only. me equals to, what is the value of g? That is 10. What is the value of r square? 6.4 into 10 की पावर 6 whole square divided by, what is the value of g? That is 6.67 into 10 की पावर -11.
सो अभी मेरे पास जो आखिर में आएगा दैट इज इक्वल टू 6 into 10 की पावर 24 kg. So this is the estimated value of mass of Earth. Mass of Earth is equals to the value is 6 into 10 की पावर 24. So अगर मेरे पास डेरिवेशन आती है फर्स्ट, जिस तरह मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की थी, फिर हमने मुझे बताना है कि दिस इज द mass 1, mass 2. Now this comparison, this post law of gravitation, and this is the F is equal to weight. So weight is equal to mg. By comparing 1 and 2, मेरे पास mass of Earth आ जाएगा. By putting the value of G, R, and capital G, we find that the mass of Earth equals to 6 into 10 की power 24. Now this is the to find this is the method, total method described. This is the value of all the systems. So the mass of Earth equals to 6 into 10 की power 24. Now variation of G with altitude. As we know that the variation, if the distance or a height changes, what will be the change in the value of G. So मुझे पता है कि G equals to G में फर्स्ट अगर मैं ड्राइव करता हूँ, that is F equals to G ME M over R square, और आफ्टर डेरिवेशन मेरे पास क्या आया था बाय mg. मुझे पता है F is equals to W equals to mg. बाय कंपेयरिंग बोथ वैल्यू मेरे पास आ गया कि G ME M over R square equals to mg. by deleting m and m, यहाँ से G is equals to G ME over R square. So this is the value of G जो मेरे पास, as we know that हमने पहले भी से डिराइव किया हुआ. This shows that जो मेरे पास the value of G है depends on the radius. So G क्या, G is inversely proportional to the square of the radius. Okay. So अगर हम देखते हैं, but it doesn't remain constant. So the radius है it increases or decreases. So it decreases with altitude. Altitude basically क्या है? Altitude is the height. Basically it's the height of an object or plane above the sea level. Or this is the sea level, and if there's a plane surface, अगर मैं hilly surface पे जाता हूँ तो it's the इस point से ये this is A point. And this is the B point. इस वैल्यू पे G की वैल्यू अलग होगी और इधर से G की वैल्यू अलग होगी. बिकॉज क्यों? बिकॉज द हाइट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज. अब हमें देखना है कि हाउ इट वेरीज, कितनी वेरी करती है. द वैल्यू ऑफ G इज हाईएस्ट. आपको बताना चाहिए G की वैल्यू जो हाईएस्ट होगी, इस वैल्यू हाईएस्ट कब होगी? एट सी लेवल. सी लेवल पे इसकी जो वैल्यू है हाईएस्ट होगी, और सी लेवल पे ही इसकी जो वैल्यू है जो हम 9.8 है और जिसको हम सपोज करते हैं दैट एब्सोल्यूट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो दिस वैल्यू, ये वैल्यू मेरे पास आ रही है एट सी लेवल. नाउ एक्सप्लेनिंग दी अदर टर्म्स. अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं अपने इसे डिराइव करता हूँ कि हाउ टू, मैं अपना एक सिस्टम ले रहा हूँ, उस सिस्टम को मैं सरफेस से ऊपर लेके जा रहा हूँ. तो देयर इज अ हाइट h. दिस h इज नोन एज एल्टीट्यूड. पहले मैंने सरफेस पे रखी थी, अब हम हाइट पे. उसके बाद दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द मास ऑफ अर्थ. सो हमें पता है कि एच जी इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. नाउ इन केस जो रेडियस क्या ऐड हो रहा है, रेडियस पहले सिस्टम यहाँ पे था, इस सरफेस पे था. नाउ इट्स attaining some additional height, that is h. So it's equals to g m e over r plus h का होल स्क्वायर. h क्यों आया? बिकॉज it's the additional distance, जिसका altitude is covered, that is h. तो h की वजह क्या होगा?
देयर इज अ एडिशनल टर्म जो ऐड हो रही है मेरे रेडियस के साथ, दैट इज r plus h का होल स्क्वायर. नाउ दिस इक्वेशन नोज दैट द एट हाईएस्ट हाइट इक्वल टू वन ऑफ द रेडियस. अब वन ऑफ द रेडियस का क्या मतलब है? above the sea level. So अगर मेरी g becomes अगर मैं अपना सिस्टम क्या करता हूँ, अगर आई एम सपोजिंग कि मेरा रेडियस भी 1 है और मेरी हाइट भी 1 है, और अगर मैं सपोज करता हूँ h इक्वल्स टू 1 एंड रेडियस इक्वल्स टू 1, सो क्या हो जाएगा? g इक्वल्स टू g m e और 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर. नाउ g m e 2 का स्क्वायर, so g equals to 1 by 4 g m e. so this is the हमें पता चल गया कि अगर हम हाइट को इक्वल टू 1 रखते हैं और रेडियस को भी 1 रखते हैं, तो इट्स वैल्यू इक्वल्स टू 1 by 4 of the value of the value of. Now the last topic is the artificial satellite. What is artificial satellite? और असल में बेसिकली सैटेलाइट होता क्या है, पहले इसको डिस्कस करना. सैटेलाइट बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है, फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ एंड दिस इज द सन. अब अर्थ क्या करता है? अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. तो एंड जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, ठीक है, इसको तो हम कहते हैं एक नेचुरल सैटेलाइट और अ प्लैनेट. ठीक है, प्लैनेट, इट्स नोन एज अ प्लैनेट. इस अर्थ की जगह मेरे पास मार्स हो सकता है, जुपिटर हो सकता है, सैटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो अगर कोई प्लैनेट, कोई अर्थ है, मार्स है, अगर ये रिवॉल्व करता है, इट्स नोन एज अ प्लैनेट. अगर एक अर्थ के अक्रॉस, अर्थ के अराउंड मेरे पास कोई चीज रिवॉल्व कर रही है, आया वो मून है या कोई और चीज है, इट्स नोन एज सैटेलाइट. सो एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इज नोन एज सैटेलाइट. अब प्लैनेट, हम इस केस में अर्थ ले रहे हैं, अर्थ भी हो सकता है, यूरेनस भी हो सकता है, मार्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट. वन इज नेचुरल, अदर इज आर्टिफिशियल. व्हाट इज नेचुरल एंड व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट? जो सैटेलाइट नेचुरल यानी कि जो हमें नेचुरली मिला है, दैट इज मून. ओके, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट. एंड व्हाट इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट? जितने भी सैटेलाइट जो हम खुद भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट, जो अर्थ के जो रिवॉल्व कर रही है अक्रॉस, इसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड नेचुरल सैटेलाइट. तो सैटेलाइट बेसिकली होता क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो रिवॉल्व करती है अराउंड अ प्लैनेट. नाउ there is a communication satellite. A communication satellite takes 24 hours to complete one rotation. अब जिस तरह एक सिस्टम है, उसको अर्थ है, उसको रिवॉल्व करने के लिए एक अपने पॉइंट पे दोबारा आने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम की जरूरत है. इस तरह जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट में हमारे पास रडार सिस्टम आ जाएगा, वेदर सिस्टम आ जाएगा. ये पूरा जो रिवॉल्विंग टाइम है कितना है? दैट इज 24 आवर्स. सो ऑर्बिट ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज नोन एज जियोस्टेशनरी ऑर्बिट. The dish antenna है, sending and receiving signals have the fixed direction depending upon their location on the earth. Now what is the motion of artificial satellite? हम अगर इसे डिफाइन करते हैं उस मोशन को, तो हमने पढ़ा है कि दिस इज अवर अर्थ. अब हम कर रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट. तो इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या होगा? हमारे पास मून नहीं होगा. देयर इज अदर सैटेलाइट, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन सैटेलाइट. सो सैटेलाइट रिक्वायर्ड, अब किसने सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है. एज इफ देयर इज सर्कुलर ऑर्बिट,
तो मेरे पास सर्कुलर फोर्स होगी। इस सर्कुलर फोर्स को हम क्या कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, फर्स्ट फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेकंड फोर्स कौन सी है? एक फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसे अट्रैक्ट कर रही है टुवर्ड्स इटसेल्फ टू स्टेबल। सो सेकंड फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ अगर मैं सेंट्रीपिटल को फॉर एग्जांपल एफ सी इक्वल्स किसके होते हैं, एम वी स्क्वायर ओवर आर, दिस इज वन। एंड इन द सेकंड केस एफ सी फोर्स है, दिस इज इक्वल्स टू वेट, वेट इक्वल्स टू एम जी। नाउ कंपेयरिंग वन एंड टू, मेरे पास हो जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर इक्वल्स टू एम जी, डिलीटिंग एम एंड एम, तो मेरे पास जो चीज बच जाएगी वो क्या, वी स्क्वायर ओवर आर इक्वल्स टू जी। नाउ व्हाट इज वी? अगर हम ऑर्बिटल स्पीड की बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल ऑर्बिटल स्पीड में क्या आ जाएगा, मेरे पास जो वेलोसिटी भी होगी क्या होगी, ऑर्बिटल वी नॉट, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो मैं वी नॉट स्क्वायर, और जो रेडियस होगा वो भी ऑर्बिटल होगा, तो इट्स वी इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू वी नॉट and r approximately equals to r naught equals to g. G with what about g? G of or some height travel, so g equals to g approximately equals to g of h, g at height. So अब v naught हमारे पास ऑर्बिटल मोशन, हमें ऑर्बिटल मोशन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, v naught square equals to g h into r. Now taking square on both sides, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास जो सिस्टम बचेगा वो होगा v नॉट इक्वल्स टू जी एच into r naught. So this is the how to find the velocity of orbital velocity. This is basically orbital velocity that equals to gh, acceleration of gravity due to height, and r naught, orbital radius. Now there's another case. For example, मेरे पास r naught equal to r plus h. तो मैं r naught को replace कर दूंगा r plus h के साथ, by replacing r naught with r plus h, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन है v naught की वो ये हो जाएगी. This equation gives the velocity which is satellite must possess with the launch. For example, this is the r is equal to this one. इस केस में अगर जो रेडियस है वो much greater than the value of much greater than the height, and g h is approximately equals to g. So r is approximately very less than the h. तो इसका क्या मतलब होगा, r plus h replaces approximately equals to r. So v naught equals to under root g into h. So it proved that the velocity, that is orbital velocity, depends on the velocity of, or that is the depends on two things. One is the value of g and other is value of h. Now the last thing to discuss is the satellite revolving. अभी जो satellite हमारे पास revolve कर रही है around very close to the earth, इसकी जो orbital speed है, speed naught है, which is approximately equals to 8 किलोमीटर पर सेकंड के, जो मैं हमारी अर्थ के बहुत करीब है, उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी है, अगर मैं इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करता हूँ, दैट इक्वल्स टू 2900 किलोमीटर पर आवर. So this is the velocity. ये वो कौन सी velocity? This velocity is the satellite
very close to us. So this is the end of the today's lecture. Hope you understand each and everything. If you don't understand or if there is any problem, you can comment me or you can share with me. I will share each and every point if you face any difficulty.